स्वागत है दोस्तों आपका दीप क्लासेस में। और मैं दीप आज आपको पढ़ाने वाला हूँ संसद के एक सदन राज्य सभा के बारे में। तो राज्य सभा से संबंधित पहले जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को समझ लेते हैं। देखिए, काउंसिल ऑफ स्टेट को समझ लेते हैं कि 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ। किसका? काउंसिल ऑफ स्टेट का। 40 दिन बाद 40 दिन के 13 मई 1952 को प्रथम बैठक हुई। किसकी? काउंसिल ऑफ स्टेट की प्रथम बैठक हुई 13 मई 1952 को। पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। अब देखिए फिर क्या हुआ। 23 अगस्त 1954 को इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? राज्य सभा। क्या नाम रखा गया? राज्यसभा। यानी कि राज्यसभा शब्द अस्तित्व में कब आया? 23 अगस्त 1954 को। उससे पहले इसका नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट। तो पूछ सकते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट कैसा सदन है? उच्च सदन है। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा सदन के बारे में। ये सदन स्थायी है, क्यों है, पदावधि कितनी होती है, सीटों की संख्या कितनी है, निर्वाचन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, खुला मतदान कब से आरंभ हुआ, विशेषाधिकार क्या है राज्यसभा को। आइए आरंभ करते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं संसद के बारे में थोड़ा सा। संसद के जो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। सदन कितने होते हैं? 2। अंग कितने होते हैं? 3। अंग में क्या जुड़ जाते हैं आपके? राष्ट्रपति। यानी कि संसद जो 3 अंगों से बने, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। तो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ आपको राज्यसभा के बारे में, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। ठीक। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 80 में किसका वर्णन है? राज्यसभा का। तो राज्यसभा का वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में है? 80 में है। अब देखिए ये कौन सा सदन है? सदन के बारे में जान लेते हैं। ये उच्च सदन है। क्या है? उच्च सदन है। अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन क्यों है? कभी भंग नहीं होता। कभी भंग नहीं होता। कभी भंग नहीं होता, इसलिए क्या है? अस्थायी सदन है। ठीक। इसके सदस्यों की जो आयु होती है न्यूनतम, वो 30 वर्ष होती है। कितने वर्ष होती है आयु? न्यूनतम आयु 30 वर्ष। कार्यकाल कितना? 6 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है इसके सदस्यों का? 6 वर्ष। 6 वर्ष क्या होता है? क्योंकि हर एक तिहाई सदस्य दूसरे वर्ष पदमुक्त होते हैं और नए सदस्य आते रहते हैं। तो आपके इसके सदस्यों की आयु पता चली कितनी है? 30 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष। और इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता? 6 वर्ष। 1/3 सदस्य दूसरे वर्ष पदमुक्त होते हैं। 1/3 सदस्य दूसरे वर्ष क्या होते रहते हैं? पदमुक्त होते रहते हैं। तो आपको पदावधि पता चली। ठीक है, कितने वर्ष होती है इसके सदस्यों की? 6 वर्ष। थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए 1952 में जो प्रथम बैच आया था किसका? राज्यसभा के सदस्यों का। तो इसके समझते 1/3 और 1/3 सदस्य। 1952 और 1952
1/3 1/3 1/3 सदस्य को तीन तीन एक तिहाई एक तिहाई एक तिहाई इसमें बांट दिया गया। ठीक है, यानी कि टोटल जो सदस्य थे, मानो जितने सदस्य उन्होंने अपॉइंट किए थे उस समय, उनमें से 1/3 सदस्यों की लॉटरी निकाली गई। पहले क्या निकाले? लॉटरी, लॉटरी सिस्टम अपनाया गया। जितने सदस्य यानी कि 1/3 सदस्यों के नाम निकाले गए लॉटरी से, के नाम रख दिएगा, और जिस लॉटरी निकलवाई 1/3 सदस्य जिसके नाम आ गए 1/3 सदस्यों के, तो उनको क्या कर दिया गया? पदमुक्त कर दिया गया। कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद, यानी कि 1954 में। 1954 में क्या हुआ है? ये सदस्यों को पदमुक्त किया जिनके नाम लॉटरी सिस्टम के तहत आते गए। 1/3 सदस्यों को हटा दिया गया। फिर ठीक इसी प्रकार से 1956 में लॉटरी सिस्टम अपनाया गया। लॉटरी सिस्टम कब अपनाया गया? एक तो 54 में और एक 56 में। तो इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना बैठा? 4 वर्ष। इन सदस्यों का जैसे देखिए लॉटरी, इनके नाम की लॉटरी आ गई, इनको हटना पड़ा। फिर इनके नाम की लॉटरी में नाम आ गया, ठीक है, इनके नाम की लॉटरी आ गई, इनको हटना। इनका कितना बैठा? 4 वर्ष। और देखिए ये भाग्यशाली रहा है, यहाँ गया हुआ 1900 के आ गया बस 58, इनका क्या हुआ? 6 वर्ष हो गया। कार्यकाल कितना हो गया इनका? 6 वर्ष हो गया। तो ये पूरा का पूरा इनका 6 वर्ष हो गया। तब से ये रूटीन में आ गया और तब से नियमित रूप से ये ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है लॉटरी सिस्टम कितनी बार हुआ? 1952 वाले सदस्यों के साथ कितनी बार हुआ? 2 बार। कौन कौन से? एक तो 54 में और एक 56 में। अब देखिए जो नए सदस्य, ये तो हट गए, इनके स्थान पर नए सदस्य आए, तो वो कब तक रहेगा उनका कार्यकाल? 6 वर्ष। जोड़ दो, कितना हुआ? 1960। इसमें 6 वर्ष जोड़ो, 1962। इस प्रकार से ये आगे चलता रहा, यही व्यवस्था आज तक लागू है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा कि लॉटरी सिस्टम क्या है, और ये इसे व्यवस्थित करने के लिए 1/3 सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष रहा और इनका 4 वर्ष रहा। यानी कि 54 में और 56 में लॉटरी सिस्टम अपनाया गया 1952 वाले राज्यसभा के सदस्यों के लिए। और जो ये अंतिम बचे, इनका क्या हुआ? इनका कार्यकाल पूरा का पूरा 6 वर्ष रहा। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। इनके सदस्यों का आपको आपके समझ में आ गया कि कैसे हैं। अब इसको थोड़ा सा उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ठीक है, मान लो जैसे यूपी है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 31 हैं। तो 31 को 3 भागों में लेंगे, यानी कि 10 10 और 11। इसी प्रकार से तो होगा 1/3 1/3 1/3। ठीक है, 1/3 1/3 1/3। पहले इनका चुनाव होगा, ये 6 वर्ष, फिर इनका होगा, फिर इनका होगा। मान लिया आज की डेट में इनका चुनाव करा लेते हैं हम, ठीक है, तो फिर 2 वर्ष बाद 2023 में फिर इनका कब होगा? देखिए 2 जोड़ा यहाँ, वो 25 में। ठीक, इनका हुआ, फिर इनका 6 वर्ष बाद होगा, यानी कि क्या हुआ? 27 में। यहाँ क्या हो जाएगा? जब इसका कार्यकाल होगा तो यहाँ 25 के बाद क्या हुआ? 27 हो गया ना। इसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा? ठीक है, तो आपकी समझ में आया होगा। देखिए समझने की कोशिश करिए। 10 सीटों का चुनाव मान लिया आप कराए 21 में, ठीक है, फिर 2 वर्ष बाद 21 में 2 जोड़े क्या हुआ? 23 में हुआ। फिर इनका कब होगा? 25 में होगा। तो भाई जब 21 में हुआ, जब इनके 6 वर्ष हो जाएंगे, ठीक है, 6 वर्ष कब होंगे इनको? 27 में। ठीक, इनको 6 वर्ष 27 में ये पद मुक्त हो जाएंगे, फिर नए बनेंगे। इसी प्रकार से ये बनते रहते हैं। और अच्छा करता हूँ समझ में आया होगा। 1/3 1/3 1/3 क्या? हर दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। तो इसका कार्यकाल कितना बैठता है? 6 वर्ष बैठता है। अब आते सीटों की संख्या। राज्यसभा, इसको लेते हैं वर्तमान सीट। वर्तमान सीट कितनी है और अधिकतम, 2 ही प्रश्न आते हैं, वर्तमान और अधिकतम। तो वर्तमान सीट है हमारी 245 और अधिकतम हो सकती हैं, किसका वर्णन है? अधिकतम 250 का। अब इसको हम खंड करते हैं 233 जमा 12। 12 सदस्य जो ये होते हैं,
ये राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं इनको, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ी कि किसी को भी मनोनीत कर देंगे, नहीं, ये अपने क्षेत्र में महारथी होते हैं। बताइए क्या क्षेत्र क्या है वो? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता। ठीक है, ये 4 क्षेत्र में विशेष उपाधि प्राप्त हो उनको राष्ट्रपति क्या है, अपॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12। तो इस प्रकार से यहाँ भी आप यहाँ से निकाल लीजिए 238 जमा 12, ये भी वही 12 सदस्य। अगर ये 250 सीटें हो जाती है ये तब की बात है। अब यहाँ हम इसको थोड़ा सा विस्तार कर देते हैं, यानी कि 28 राज्यों से कितने चुने जाते हैं और केंद्र शासित प्रदेश। देखिए 28 राज्यों से और 3 केंद्र शासित प्रदेश, कितने? 3। 28 राज्यों से चुने जाते हैं 225 और 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? यहाँ सीटें कितनी हो गई? 8। कितनी हो गई? 8। 25 में 8 जोड़े यानी कि 33 हो गई। 8 में कौन कौन से हैं? जहाँ ये है दिल्ली है, दिल्ली में कितनी है? 3। पुदुचेरी है, पुदुचेरी कितनी है? 1। अब है जम्मू कश्मीर, कितनी है? 4। देखिए 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 3 केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के कितने सांसद आते हैं? 8 आते हैं। दिल्ली के 3, पुडुचेरी के 1 और जम्मू कश्मीर के 4। और 28 राज्यों से कितने आते हैं? 225 आते हैं। तो ये आपके थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, 225 ये राज्यसभा के हैं और ये भी राज्यसभा के, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेशों से संबंध रखते हैं। तो पूछा जा सकता है बताइए कितने राज्यों में, कितने केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों का बारे में वर्णन है? तो कितने हैं? कितने केंद्र शासित में? 3, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर पहले क्या था? राज्य था, तो उस समय स्टेटों की संख्या कितनी थी? 29। अब क्या हो गई? 28 हो गई। तो 7 केंद्र शासित थे, तो 2 ये बने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में। ठीक है, तो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई है। लेकिन दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीप का विलय हो गया, तो दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीप अब एक ही हो गए हैं। तो कितने हो गए केंद्र शासित प्रदेश? 8। 8 में से कितने को स्थान है? 3 को। 8 में से कितने को स्थान है? 3 को। 5 में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं आता है। ठीक है, याद रखना इस बात को। आपको सीटों की संख्या के बारे में पता चला। ठीक, आप जानते हैं सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन इस कहाँ वर्णन है? संविधान की 4थी अनुसूची। ये पूछा जाता है राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में किसमें वर्णन किया गया? संविधान की 4थी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में वर्णन है। ठीक, तो जो सीट दी गई वो जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, किसके आधार पे? जनसंख्या के आधार पर। मतलब यूपी है, यूपी कितने आते थे? 31। ठीक है, अब आप त्रिपुरा ले लो, त्रिपुरा की कितनी है? 1। भाई यहाँ की जनसंख्या कम है तो यहाँ है क्या? इसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। कितनी है? 31 सीटें हैं। ठीक, तो आपकी समझ में आया होगा सीटों की संख्या कहाँ है, मतलब सीटों की वर्तमान सीट कितनी होती है और अधिकतम कितनी होती है। सीटों का आवंटन जो है
संविधान की चौथी अनुसूची में वर्णन है। और सीटों को जो प्रतिनिधित्व दिया गया सीटों में कम बढ़ती का वो किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर है, जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है, कभी कभी आ जाता है कि बताइए सबसे ज़्यादा सीटों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए, तो आ जाते हैं, इनको याद कर लीजिए थोड़ा। यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल। इनकी सीटें लिख लीजिए। 31, कितने, 31, 19, 18, 16। देखिए आंध्र प्रदेश की भी 19 थी, लेकिन आंध्र प्रदेश उससे एक अलग राज्य निकल गया, तेलंगाना। तो क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में 11 और तेलंगाना में कितनी हुई, 7। 11 और 7 कितने हो गए, 18 सीटें। वहाँ भी 18 थी, लेकिन अब 11 हो गई क्योंकि तेलंगाना में 7 चले गई हैं। तो आप याद रखेंगे, यूपी में 31 है, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है, बिहार में 16, पश्चिम बंगाल में 16। कभी कभी इनको व्यवस्थित क्रम में लिखने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो आपका यहाँ तक सदन के बारे में, पदावधि, सीटों की संख्या। अब आते हैं निर्वाचन के बारे में। देखिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्या है, इसको समझिए। देखिए ये जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व या राज्यसभा, विधान परिषद और राष्ट्रपति के चुनाव में इसका प्रयोग होता है। तो हम समझ लेते हैं कि कैसे क्या है ये। अनुपातिक मतलब न्यूनतम कोटा प्रतिनिधित्व पद्धति। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, किसी राज्य के एमएलए होंगे, जितने भी एमएलए होंगे, क्योंकि एमएलए ही क्या चुनते हैं, राज्यसभा को चुनते हैं। देखिए 3 राज्य जो मैंने बताए थे आपको, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, यहाँ एमएलए होते हैं, इसलिए वहाँ पर उनको स्थान दिया गया इसको राज्यसभा के सदस्यों, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों को एमएलए ही चुनते हैं। 28 राज्यों में एमएलए है, तो वहाँ भी इनका प्रतिनिधित्व है, इसका राज्यसभा का सदस्यों का। तो देखिए एमएलए जितनी यहाँ पर, ठीक है, बट जितनी सीट है, जितनी सीटों के लिए चुनाव हो रहा, यानी कि सीट, जितनी सीट के लिए चुनाव होना, +1 और यहाँ +1। तो हम इसको यूपी में समझते हैं, यूपी में समझते हैं। देखिए यूपी में सीटें कितनी है, 31। तो इसका चुनाव कैसे होता है, 10 और 11, 10, 11। तो यहाँ इसी फॉर्मूले में हम यूपी को समझते हैं। देखिए क्या हुआ, 403, हालांकि सीटें कितनी है, 404, एक मनोनीत होता है राज्यपाल द्वारा। फिर यहाँ कितना हुआ, 10 + 1, तो यहाँ कितना हुआ भाई, 403 / 11 करेंगे तो कितना आएगा, 36 पॉइंट, ठीक है, कुछ आएगा, ठीक। अब जब इसमें हमने यहाँ तक तो ये निकला, लेकिन इसमें क्या जुड़ जाएगा, +1, तो कितना हुआ, 36.6। तो हम इसको क्या मान लेंगे, 37.6 को क्या मानेंगे, 38। क्या मानेंगे, 38। यानी कि 10 सीटों के लिए यदि चुनाव हो रहा है, 10 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, तो भाई 10 में से न्यूनतम मत कितने होने चाहिए, 38 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 38 होने चाहिए। इसी प्रकार से 10 सीटों के लिए कितना है, 38 होना चाहिए। 11 सीटों के लिए कितना है, लगभग 36 आएगा। कितना आएगा, यहाँ 11 की जगह क्या आएगा, 11 × 12 हो जाएगा, तो कितना आएगा, लगभग 36 आएगा। तो यही है न्यूनतम कोटा। इसी को क्या बोलते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, यानी कि इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, है ना। देखिए 403 है, और यहाँ आपका एक ये 10 के, ये तो फॉर्मूला हुआ, 10 सीटों के लिए चुनाव होना, तो यहाँ 10 है, 11 के लिए होना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10, 11 + 1, 12 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपकी समझ में आया होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्या होती है। जितनी सीट है उस राज्य की बटे जितनी सीटों के लिए चुनाव होना है वो +1, और फिर सबका +1। देखिए दोबारा देख लेते हैं, एमएलए किसके, राज्य के, जौन से भी राज्य होना, राज्य, ठीक। पहला मान लिया सीट,
जितने के लिए चुनाव हो रहा है, +1 और यहाँ +1। तो ये क्या होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, जो मैंने यूपी का उदाहरण देके आपको बताया। ठीक है, कुल एमएलए आएंगे वहाँ के, कितने आएंगे कुल जो निर्वाचित होते हैं, और जितनी सीटों के लिए वो यहाँ आएंगे। ठीक है, हर सीट का सब राज्यसभा के सब सदस्यों का चुनाव एक साथ नहीं होता, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, 2 वर्ष के लिए होते हैं। ठीक है, फिर 2 वर्ष, फिर 2 वर्ष, अगर अच्छा हो गए फिर दोबारा से रूटीन बनेगा, जो वहाँ खाली हो जाएंगे फिर 2 वर्ष। इस प्रकार ये स्थायी सदन कभी भंग नहीं होता है। अब एकल संक्रमणीय समझ लेते हैं। देखिए कोई यहाँ मान लो रोहन खड़ा है राज्यसभा, यहाँ मोहन खड़ा है, यहाँ मुन्ना खड़ा है। ठीक है, मान लो कोई मैं एमएलए, क्या हूँ एमएलए, यहाँ शोभित खड़ा है मान लो। ठीक है, तो मान लिया मैं एमएलए हूँ, मैं वोट करने आ रहा हूँ, तो मेरी पसंद तो भाई पहले नंबर पे मोहन है, दूसरे पे ये है, और चौथे पे ये है, और भैया तीसरे पे ये है। ये क्या है, वरीयता क्रम में जो वोट पड़ते हैं, और एक चरण जिसको प्रथम वरीयता ज़्यादा मिल जाती है वो क्या बन जाता है, सांसद बन जाता है। ये नहीं तो फिर दूसरी वरीयता क्रम में दूसरे वाले को ढूंढा जाएगा। तो इसी प्रकार से क्या होता है, एकल संक्रमणीय, यानी कि एक सिंगल वोट का ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ट्रांसफर क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, संक्रमणीय। तो इस प्रकार से आपस में वरीयता क्रम में जो वोट पड़ते हैं क्या कहते हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। आपकी समझ में आया होगा कि देखिए वरीयता क्रम में डालना, जिसकी वरीयता प्रथम वरीयता जिसको ज़्यादा मिल जाएगी तो पहले राउंड में जीत जाएगा, नहीं तो दूसरे राउंड में देखते हैं, दूसरे राउंड में दूसरी वरीयता जिसको ज़्यादा मिल जाएगी वो जीत जाएगा। इस प्रकार से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली आपको समझ में आ गई कि सदस्य का चुनाव जो होता है, जो एमएलए चुन के आते हैं जनता द्वारा, और एमएलए क्या चुनते हैं, राज्यसभा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अभी खुला मतदान कब से शुरू हुआ है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ तक तो आपकी समझ में आ गया होगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का मतलब है खुला, यानी कि न्यूनतम कोटा, इसका मतलब है वरीयता क्रम में वोट डालना। अब खुला मतदान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 संशोधन कब हुआ, 2003। याद रखिए कौन से सन में, 2003 में। तो इसमें 2 बातें आई निकल के, निवास की बाध्यता खत्म, निवास यानी कि निवासी होने की बाध्यता समाप्त, होने की बाध्यता समाप्त। यानी कि जरूर नहीं है कि यूपी का यानी कि पश्चिम बंगाल का आदमी भी आकर यहाँ लड़ सकता है, या बिहार का आदमी भी यूपी में राज्यसभा का सांसद अपॉइंट हो सकता है। ठीक है, नामित हो सकता है। तो ये बाध्यता समाप्त हो। इससे पहले क्या उस राज्य का निवासी होना अनिवार्य था, 2003 से पहले। दूसरा क्या हुआ, खुला मतदान, खुला मतदान प्रणाली लागू की गई। अब देखिए खुला मतदान प्रणाली क्या होती है कि जो हमारे एमपी हैं, मान लें किसी सभा के हैं, मतलब किसी पार्टी के एमपी हैं, तो उन्होंने दूसरी पार्टी से पैसे ले लिए और वोट उन्हें कर दिया, अपनी पार्टी वालों को नहीं किया। तो इससे भ्रष्टाचार के चांस काफ़ी थे। तो इसलिए 2003 में संशोधन करके क्या लाया गया, खुला मतदान प्रणाली लागू की गई। जिससे अब क्या होता है, जो पार्टी वाला जो होते हैं, यानी कि मान लो जो भी पार्टी यहाँ पर बीएसपी, एसपी, बीजेपी, मान लें बीजेपी के यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है, एमएलए हैं। ठीक है, तो जब वोट करेंगे वो किसी राज्यसभा का, जो वोट राज्यसभा में जो बीजेपी की तरफ से खड़ा है, ठीक है, बीजेपी की ओर से खड़ा है, तो ये जो बीजेपी के सदस्य हैं एजेंट को दिखाएंगे, एजेंट को दिखाएंगे कि भाई हमने आपकी पार्टी को वोट किया, यानी कि अपनी ही पार्टी को वोट किया। ठीक है, तो खुला मुद्दा। पहले क्या होता था, मान लिया इन्होंने पैसे ले लिए, इनके किसी सदस्य ने इसे वोट कर दिया या इन्हें वोट कर दिया, तो वो अब नहीं है। इसी प्रकार से एसपी वाले जो वोट करेंगे वो अपने एजेंट को, यानी कि समाजवादी पार्टी का जो एजेंट है वो उसे दिखाएंगे कि भैया अपनी पार्टी के सदस्य को वोट करें। इसी प्रकार बीएसपी के, ठीक है, ये तीनों पार्टी इसलिए लिखी भाई
क्योंकि ये तीनों का यूपी में यही तीनों पार्टियां अक्सर सरकार बनाती हैं। अब बीजेपी की चल रही है, अभी सपा की, जिससे पहले बीएसपी की थी। तो ये समझ में आया होगा खुला मतदान। खुला मतदान प्रणाली कब से लागू हुई? 2003 से। इसमें क्या क्या, जनप्रतिनिधि अधिनियम 2003 में क्या हुआ? एक तो उस राज्य के निवासी होने की बाध्यता समाप्त हो गई, दूसरा खुला मतदान। खुला मतदान यहाँ पर यही नहीं, राज्यसभा के लिए था, विधान परिषद के लिए भी था। विधान परिषद और राज्यसभा दोनों में खुला मतदान होता है। और ये कहते हैं अप्रत्यक्ष प्रणाली क्या है, ये आयरलैंड के संविधान से ली गई। ठीक है, तो आपकी यहाँ तक तो समझ में आया होगा। सदन हो गया, पदावधि हो गई, सीटों की संख्या, निर्वाचन हो गया, और आपका खुला मतदान, विशेष अधिकार। देखिए, इससे पहले एक बात और जान लेते हैं कि मान लिया राज्यसभा का कोई सांसद की मृत्यु हो जाती है, किसी कारण से वो अपना पद छोड़ देता है, तो मान लिया उसने 2 साल काम किया, कितने सालों बच रहे? 4 साल। तो उपचुनाव कराकर जो नया व्यक्ति अपॉइंट होगा वो कितने वर्ष के लिए होगा? 4 वर्ष के लिए होगा, यानी कि शेष समय के लिए होगा। याद रखिएगा, ये प्रश्न की परीक्षा में पूछा गया है कि दोस्तों जितने प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ वो परीक्षा से संबंधित है। अब विशेष शक्तियों के लिए राज्यसभा को 249 अनुच्छेद, इसमें क्या है? राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है, लेकिन यही नहीं करेगी, करेगी कौन? संसद। हालांकि ये प्रस्ताव कहाँ जाएगा? लोकसभा में भी जाएगा, लेकिन शुरुआत कौन करेगी? राज्यसभा करेगी। अब देखिए, उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों यानी कि विशेष बहुमत से पारित करके ये किसे भेज देगी? संसद में आएगा, फिर वो लोकसभा में जाएगा, फिर प्रस्ताव पारित होकर क्या हो जाएगा? राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित हो सकता है। ठीक है, हो जाता है। अब है अनुच्छेद 312। इसमें क्या कहा गया कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। कौन? ये वही प्रकार 2/3 बहुमत से संसद को भेजेगी। ठीक है, संसद को यह अधिकार दे देती है कि वो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सके, लेकिन पहले राज्यसभा कहेगी ये। ठीक है, याद रखना, इस बात को नोट करना। ठीक, तो ये अधिकार भी संसद को दे सकते, संसद तक कर सकती है। आप देखिए फिलहाल कौन कौन सी हैं? IAS, IPS और IFS। ये भैया जो है जंगल है, फॉरेन नहीं है। ठीक है, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो फॉरेस्ट को बहुत से ऐसे हिंदी में दे दिया जाए तो इसे क्या करेंगे? विदेश सेवा। तो वो नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? फॉरेस्ट, जंगल वाली है। ठीक, तो 3 अखिल भारतीय सेवाएं इस समय कौन कौन सी मैंने आपको बता दी है। तो आपको ये सारे के सारे पता चल गया, चाहे आपके सदन के बारे में पता चला, पदावधि आपको पता चली, सीटों की संख्या पता चली कि कितने राज्यों में, यानी कि किसमें कुछ ज़्यादा मैंने आपको कुछ बताई हैं, हालांकि सारी नहीं बता सकता। ठीक है, आप याद कीजिएगा जो आपके पास बुक्स हो। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति मैंने आपको बताई, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली मैंने आपको समझा दी, खुला मतदान कब से हुआ? 2003 से। विशेष अधिकार के आर्टिकल कौन है? 249 और 312। यहाँ पे देखिए कि मैं आपके यहाँ समझ विकसित करने के लिए ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जब आपकी समझ बन जाएगी, आपके पास जो भी पुस्तक हो उसको ध्यान से पढ़िएगा, तो आपकी पॉलिटी बिल्कुल ही आराम से समझ में आती रहेगी। यदि मेरी वीडियो को आपको थोड़ा सा भी ज्ञान मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं, और मेरी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आगे और वीडियो में। धन्यवाद।